Geopolitical tensions are now taking toll on share markets globally. पूरे विश्व में जो इस समय मिडिल ईस्ट टेंशन और जियोपॉलिटिकल तनाव चल रहा है, पूरी दुनिया की मार्केट्स हिल चुकी हैं और खास तौर से भारतीय शेयर मार्केट पर कुछ ज्यादा ही प्रेशर है। पिछले 4 दिन से भारतीय शेयर बाजार इस प्रेशर से डील करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये दबाव जारी है और भारतीय शेयर बाजार में काफी कुछ ऐसा चल रहा है जिससे निवेशक परेशान है। बहुत ज्यादा प्रेशर बन चुका है और इस प्रेशर का मेजर कारण सिर्फ मिडिल ईस्ट टेंशन ही नहीं बल्कि उसके चेन रिएक्शंस हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्रूड ऑयल निकल करके सामने आ रहा है। अब क्रूड ऑयल इस समय $96 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है। ब्रेंट क्रूड की एक कीमत हम आपको बता रहे हैं 23 जुलाई को जब हमने ये डेटा देखा है, उसके बाद भी मार्केट्स प्रेशर में है। निफ्टी की अगर हम बात करें तो 24,000 का जो स्तर बुल्स की ग्रिप के कारण मजबूती से टिका हुआ था वो भी टूट चुका है। 23,800 के आसपास निफ्टी ट्रेड करता दिखाई दिया शुरुआती आज में, लगभग आधे दिन की ट्रेडिंग के बाद 23 जुलाई को। तो फिलहाल बाजार किस तरीके से इस पैनिक सिचुएशन से बाहर निकलेगा, कौन से सेक्टर्स आपके पोर्टफोलियो को स्ट्रेंथ दे सकते हैं और कौन से सेक्टर्स से आपको दूर रहना चाहिए, इन्वेस्टर्स को अब क्या कुछ करना चाहिए, स्ट्रैटेजी कैसे रखनी चाहिए, ये सब कुछ आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ आज साइकत कुमार जी हैं जो हैं रेड लाइंस कैपिटल DIP मार्केट से। सर, वेलकम टू गुड रिटर्न्स। So happy afternoon to you. Thank you very much. सर, सबसे पहले वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि ग्लोबली मार्केट्स में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि इंडियन शेयर मार्केट के ऊपर यूएस के मार्केट्स का, बाकी एशियन मार्केट्स का, ग्लोबल मार्केट्स का बहुत इंपैक्ट पड़ता है और निवेशकों के सेंटिमेंट पर भी पड़ता है। तो ग्लोबली अभी मार्केट में किस तरीके से रिएक्शन आ रहा है, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, जो क्रूड के प्राइसेस बढ़े हुए हैं और जो बाकी फैक्टर्स हैं उसको लेकर के? No, but you're absolutely right that, geopolitical tension has created havoc in the market, and not only in Indian market, but as well as in the global market, be it in Asian market, be it domestic Indian market or global market, even in Middle East market and European and American market. It's very, very difficult at this point of time because, persistent rise in energy, which will create higher inflation. Higher inflation means, price rise in food, commodity prices, slower, global growth, which we could able to foresee. Market volatility will continue in the short term, increased uncertainty and risk aversion across asset classes, supply chain shifts, right? And higher interest rate because central banks may keep rates elevated for longer if inflation will continue, right? There are sectors like, as you have mentioned and asked, that defense, energy, cyber security, etc. will do good. Sectors which lose slightly at this point of time are aviation, tourism, and business with high energy, high energy dependencies. So this is what it is. But I must say that, India's position is relatively resilient to strong domestic demand, right? And policy support. सर, ग्लोबली क्या कुछ हो रहा है ये समझने की कोशिश कर ली। एशियन मार्केट्स के लिए सिर्फ क्रूड ही एक फैक्टर है जिसको लेकर के यहाँ पर वोलेटिलिटी बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से हमने हाल में कोरियाई बाजार को गिरते हुए देखा, जिस तरीके से निकेई के ऊपर प्रेशर था, बहुत सारे ऐसे एशियन मार्केट्स हैं जो डील करने की कोशिश तो कर रहे हैं पर एशियन मार्केट्स भी दबाव में है और कहीं ना कहीं वो चेन रिएक्शन जैसा मैं शुरुआत से जिक्र कर रही हूँ भारतीय बाजार पर आता ही आता है। तो फिलहाल एशियन मार्केट्स पर क्या प्रेशर बना रहा है? सिर्फ क्रूड के प्राइसेस ही प्रेशर बना रहे हैं या और भी कुछ फैक्टर्स हैं जो निवेशकों को देखने चाहिए? क्रूड की फैक्टर सबसे बड़ी फैक्टर है क्योंकि इससे सारी चीजें बरकरार होती है, महंगाई बढ़ती है क्रूड के कारण, राइट? सो क्रूड जियोपॉलिटिकल टेंशन है, एलिवेटेड क्रूड की प्राइस बढ़ते जा रही है और मिक्स्ड कॉर्पोरेट अर्निंग्स को भी देखना होगा। हमारे Q1 ग्लोबली Q2 की जो रिजल्ट्स हैं, राइट, साउथ कोरिया में, जापान में, चाइना में, वियतनाम में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। और इस पे सबसे बड़ी जो और एक जो दिक्कत हो रही है, जो अनसर्टेनिटी है ग्लोबल इंटरेस्ट मार्केट में भी। चौथी है जो एक्सपोर्ट ड्रिवन कंट्रीज हैं उस पे बहुत ज्यादा दबाव रहेगा। ओके। सो
So not only that, crude prices is very very primary और important, but इसके अलावा भी हमें देखना है जो एक्सपोर्ट ड्रिवन है, जो Q2 की अर्निंग्स हैं दुनिया हम्म। में, हमारी यहाँ जैसे Q1 की है। सो ये सारी चीजें भी मद्देनजर करना होगा। यानी कि सर ये जो प्रेशर बना हुआ है इस समय ग्लोबल मार्केट्स पर, एशियन मार्केट्स पर, ये लंबा खिंचेगा, करेक्शन के फेज में जा सकते हैं क्या ये सभी मार्केट्स? आउटलुक कैसा दिखाई दे रहा है इस समय बाजारों के लिए? नहीं, देखिए बाजार अभी वीक रहेगा मार्केट अभी तो फिलहाल। हम लोग अंग्रेजी में जो बोलते हैं, हमें विथ कॉशन आगे बढ़ना है। जी। पोर्टफोलियो की डाइवर्सिफिकेशन करनी है, रिव्यू करना है, एक के बाद एक साथ नहीं, लमसम इन्वेस्ट नहीं करना है हमें। हमें थोड़ी थोड़ी इंतजार करके मूव करना चाहिए और पोर्टफोलियो की रिविजिट करनी चाहिए। ओके, इंडियन मार्केट्स पर आते हैं सर, थोड़ा निफ्टी और बैंक निफ्टी स्पेसिफिक हो जाते हैं। 24,000 का स्तर बाजार बचाने की कोशिश कर रहा था, हमने देखा था कि बुल्स की ग्रिप मजबूत थी, बाजार जो है वो लड़ने की कोशिश कर रहा था, एक रिकवरी फेज आना शुरू हुआ था। लेकिन जब से ये सीजफायर टूटी है ईरान और यूएस के बीच में और लगातार हमले जारी हैं पिछले 11-12 दिनों से, और पिछले एक हफ्ते में हमने देखा कि क्रूड भी बहुत तेजी से बढ़ा। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कई तरीके के स्टेटमेंट्स आए जिसमें उन्होंने कहा कि वो बातचीत ही नहीं करना चाहते हैं। ईरान की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट आ गया कि अगर हम ऑयल मार्केट में नहीं सस्टेन कर पा रहे हैं तो दुनिया में कोई भी ऑयल मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएगा। अगर हम ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं तो हम किसी और को भी ट्रेड नहीं करने देंगे। हॉर्मूज इस समय ब्लॉकेज वाली पोजीशन में है। बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जिससे भारतीय बाजार पर एक बार फिर से प्रेशर बनता दिखाई दिया। वो जो रिकवरी आई थी वो रिकवरी अब छूट गई है? डीप करेक्शन या फिर सिर्फ कंसोलिडेशन और अपॉर्चुनिटी? अभी भारतीय बाजार में क्या दिख रहा है? सो बेसिकली अभी अगर आप देखें कि ऑफ कोर्स आपने सही कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की ये सारी जो बयान आई है अभी, और ये पिछले 2 हफ्ते से जो फिर से ये इनिशिएट हो गई है वॉरफेयर, तो इसमें बाजार को एक धक्का लगा है। बट स्टिल आज सुबह से आज की तारीख में अलग है कि आज थोड़ी सी रिकवरी मोड आ रहा है, बट नेवरदलेस हमें थोड़ी सी कॉशन बरतना है। एंड कॉशन टू वर्ल्ड, आई मस्ट से कि माइल्ड बियरिश फेज रहेगा अभी, राइट। और इस पे सबसे इंपॉर्टेंट हो रहा है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बड़े कॉशस हो गए, तो फॉरेन फ्लोज जो है वो फ्लोज बंद हो गई है। तो भी हमारे इंडियन डोमेस्टिक निवेशकों की ये जारी हैं, इन्वेस्टमेंट्स जारी हैं, बट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स काफी कॉशस हो गए। तो इसमें थोड़ी सी रिकवरी फेज पे हमें रहना पड़ेगा और हमें देखना है कि किस तरीके से बाजार रिकूप करती है। बट इट विल टेक सम टाइम, सो इट्स अ फेज फॉर कॉशन। फेस फॉर कॉशन सर। और एफआईआईज आपने मेंशन कर दिया तो सवाल भी ये बनता है कि कब लौटेंगे एफआईआईज? क्या अभी भी बहुत महंगा है बाजार या उनके बाहर जाने की वजह कुछ और है वैल्यूएशंस के अलावा? नहीं, वैल्यूएशंस तो थोड़ी ज़्यादा है ही, लेकिन ये देखना चाह रहे हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इसमें देखें मेजरली 3 तरीके के इन्वेस्टर्स आते हैं। एक जो बिजनेस इन्वेस्टर्स रहते हैं, एक सॉवरेन फंड्स इन्वेस्ट करते हैं, जैसे अबू धाबी आरडीआ है, जैसे मुबादला है, जैसे कैनेडियन पेंशन फंड है, टेक्सास टीचर्स पेंशन फंड्स हैं। सारे पेंशन फंड्स और सॉवरेन फंड्स हैं, दोनों की ऑब्जेक्टिव थोड़ी अलग रहती है। तो वो थोड़े से कॉशन लेना चाह रहे हैं कि ठीक है हम इंडिया में इन्वेस्ट करें या हमारे पास इंडोनेशियन मार्केट है, वियतनाम है, वहां भी हम एक थोड़ी सी एक्सपोजर लें। तो अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि वैल्यूएशन भी थोड़ी बढ़ी हुई है और बाजार को भी झटका लगा हुआ है और क्रूड प्राइसेस के लिए अनसर्टेनिटी बरकरार है, तो ये सोच में है कि हाँ थोड़ी ये हमें थोड़ी सी लॉन्ग टर्म कॉशन फेज रह सकता है। ओके, यानी एफआईआईज भी यहाँ पर कॉशियस होते दिखाई दे रहे हैं, उसके फैक्टर्स जिस तरीके से आपने बताए। सर कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं बाजार में जहां पर अभी ध्यान देने की जरूरत है, जिन्हें रडार पर रखा जा सकता है? कुछ ऐसे सेक्टर्स जहां पर इस जो रेड पोर्टफोलियो निवेशकों का हो गया है वहां में राहत मिलेगी पोर्टफोलियो में, अगर उन सेक्टर्स को हम लोग थोड़ा ध्यान से देखें तो? देखिए हमारे दिमाग में सबसे पहले जो आती है इस वक्त कि अगर पोर्टफोलियो को रीसफल करना है या नए तरीके से निवेश करना है तो डिफेंस विल डू एक्सट्रीमली गुड, यही हमारी सोच है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ऑटो में मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, क्योंकि हमारी ये क्या हो रहा है कि इस पे हमारी लोकल
इंडिया की जो डिमांड है दो तरीके की है। हमारी रूरल डिमांड भी काफी बढ़ा है, राइट। तो जी। रूरल डिमांड और अर्बन डिमांड को मद्देनजर में रखते हुए, सो वी आर वेरी वेरी पॉजिटिव ऑन ऑटो एज वेल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एंड एट द सेम टाइम हमें ये भी दिमाग में रखना होगा कि ईवी की एडॉप्शन अच्छी खासी नजर आ रहा है। तो ऑटो एंड ऑटो एंसिलरीज रिलेटेड जो एंटिटीज हैं, ये मैं पॉजिटिव हूँ। एफएमसीजी में न्यूट्रल हूँ और या लेस पॉजिटिव हूँ। फार्मा में मैं पॉजिटिव हूँ, हेल्थ केयर पॉजिटिव हूँ, डिफेंस पॉजिटिव हूँ। अगर आप ऑयल रिलेटेड मार्केटिंग कंपनीज बोले तो न्यूट्रल से कॉशस में हूँ। ओके सर, बैंकिंग का आपने जिक्र किया नहीं। बैंकिंग जो है हालांकि प्रेशर में जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन एनबीएफसीज जो हैं वो अच्छा परफॉर्म करते दिखाई दे रहे हैं। तो फाइनेंशियल्स और बैंकिंग, ये सेक्टर आपकी तरफ से नहीं आया, थोड़ा क्वेश्चन मार्क। क्या अभी ऑप्टिमिज्म नहीं दिखाई दे रहा है इस तरीके के सेक्टर्स में? यहां से दूरी बना के रखनी है, क्या करना है, स्ट्रैटेजी क्या रखे? यहाँ ये स्लोअर रेट कट दिखाई दे रहा है, राइट। तो इस पे मार्जिन्स कम रहेंगे, तो इसीलिए थोड़ी सी कॉशस। आई एम नॉट सेइंग कि ये बैंकिंग सेक्टर नेगेटिव है। दो एनबीएफसीज ने अच्छे परफॉर्म किए हैं, बट थोड़ी सी कॉशस रहने की जरूरत है इस वक्त। ओके, बैंकिंग और एनबीएफसी सर, लेकिन बैंकिंग और एनबीएफसीज में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है अभी, अगर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो? और अगर कर सकते हैं तो कहां जाए, प्राइवेट या फिर पीएसयूज? क्योंकि पीएसयूज ने Q1 अर्निंग्स के बाद जो है वो बेहतर मूवमेंट दिखाया है हमें। देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई देर इज नो डाउट अबाउट इट। बैंकिंग एंड एनबीएफसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत ही स्टेबिलिटी लाएगी निवेशकों को, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर बैंक्स एनबीएफसीज में, टॉप टीयर एनबीएफसीज में इन्वेस्ट किया जा सकता है, मिड टीयर में थोड़े कॉशन मूव लेनी चाहिए। और थर्ड हो रहा है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी शुड प्रेफर, हमें प्रेफरेंस में पीएसयू बैंक्स को रखना चाहिए, क्योंकि Q1 की अर्निंग्स और बुक और इसकी उनकी रिविजिट बैंक ऑफ बड़ौदा से आप ले लें, राइट। सो ऑल द मोस्ट ऑफ द पीएसयू बैंक्स ने रिविजिट किया है अपने बुक्स पे, और एसेट लायबिलिटी जो गैप थी उस गैप को भी अच्छा ले आया है, मैनेज किया है, मेंटेन किया है। सो पॉजिटिव ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन पीएसयू बैंक्स। पॉजिटिव ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन पीएसयू बैंक्स, यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म बेट लगाना चाहते हैं तो सरकारी बैंक्स जो हैं वो आपकी रडार पर रह सकते हैं। बस अच्छे बैंक्स अपने रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए चुनिएगा, और उनकी जो बैलेंस शीट होती है बैंक्स की, जिस तरीके से फाइनेंशियल्स होते हैं, उसको देख के चुनिएगा। सर, अगला सेक्टर जो हम डिस्कस करेंगे वो ऑटो सेक्टर है, क्योंकि आपने ऑटो का भी जिक्र किया, जिसके ऊपर आप पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। क्रूड की कीमत ऑलरेडी चढ़ी हुई है, हालांकि आपने ईवी का जिक्र किया है यहां पर। ईवी सेक्टर में ही जाएं या फिर और ऑटो सेक्टर में और भी कंपनीज हैं जिनके ऊपर दांव लगाया जा सकता है? देखिए, ऑटो में तो मैं बेहद ही पॉजिटिव हूँ। और इसके 3 मैंने फिर से मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि एक है, पॉइंट नंबर 1 इज दैट डोमेस्टिक डिमांड बहुत अच्छी हैं, और 2 तरीके के डिमांड्स हैं। रूरल डिमांड में भी काफी इंप्रूव आया है, और अर्बन डिमांड है ही, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ईवी की ग्रोथ और ईवी ऑटोमोबाइल्स की ग्रोथ हायर ट्रेजेक्टरी पे हैं। तो इन कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वेंशनल ऑटो और ईवी ऑटो, कुल एंड रूरल डिमांड एंड अर्बन डिमांड सबको लेते हुए ऑटो इंडस्ट्री विल डू गुड इन नियर टर्म। ओके सर, कुछ हैं अच्छी कंपनीज जो आप हमें बता सके? नहीं, अभी तो मैं जिक्र नहीं करूंगा। जी ठीक है, स्टॉक स्पेसिफिक नहीं जाते हैं। फार्मा सेक्टर के ऊपर आते हैं सर, क्योंकि एक बड़ी अपडेट आई थी फार्मा को लेकर के। हालांकि रिकवरी फेज में है फार्मा, न्यूज ड्रिवन है थोड़ा सा ये सेक्टर। अपडेट ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से यूएस में जो एक्सपोर्ट करती हैं कंपनीज भारत से, उनके ऊपर टैरिफ लगाने का जिक्र किया था। हालांकि वो फेज वाइज टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, 0%, 100% और 200%। लेकिन अल्टीमेटली ये जो 200% वाला
फिगर है वो हिट कर गया। फार्मा कंपनीज की परफॉर्मेंस को लेकर के निवेशकों के जो सेंटिमेंट थे वो थोड़े हिल गए और फार्मा टूटता हुआ दिखाई दिया बुरी तरीके से। कई कंपनीज के स्टॉक टूट रहे हैं। डॉक्टर रेड्डीज की अगर हम बात करें या इस तरीके के और भी स्टॉक्स हैं, नाटको की बात करें, नाटको फार्मा की, ऑरबिंदो फार्मा की, कई कंपनीज के स्टॉक टूटते दिखाई दिए। ओवरऑल प्रेशर में यह सेक्टर था, रिकवरी फेज में आया है, लेकिन क्या बेट लगाने के लिए सही समय है इस सेक्टर में सर? मेरे हिसाब से बेट लगाने के लिए सही समय है। डिफेंसिव सेक्टर है, इम्प्रूव्ड सेल्स है, एक्सपोर्ट की डिमांड काफी है एंड इट्स अ पॉजिटिव वे टू इन्वेस्ट। इस पे निवेश किया जा सकता है और ये अच्छा करेगा आने दिनों में। यानी सर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यहां पर रख सकते हैं क्या? यस, मिक्स स्ट्रैटेजी शुड बी देयर। ओके, लेकिन सर आप कह रहे हैं कि पॉजिटिव सेक्टर है, ऑप्टिमिज्म दिखाई दे रहा है, पर जिस तरीके के बयान यूएस की साइड से आ रहे हैं, एक्सपोर्ट की डिमांड जरूर बढ़ेगी, लेकिन टैरिफ्स भी तो बढ़ने वाले हैं आगे आने वाले कुछ सालों में। तो क्या लॉन्ग टर्म बेट पर्सपेक्टिव से इसको देखें हम अभी? इसे तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये बेहद ही फायदेमंद रहेगा निवेशकों को। 100% इसको लॉन्ग टर्म, जैसे मैंने बैंकिंग एनबीएफसी पॉजिटिव हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, सिमिलरली फार्मा में भी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये इस पे निवेश करना चाहिए। ओके सर, एफएमसीजी और कंजम्पशन में अभी क्या करना चाहिए? प्रेशर में दिखाई दे रहा है सेक्टर ओवरऑल प्रेशर में दिख कंजम्पशन। रहा है। हाँ, अभी कॉशियस लेना चाहिए इस पे। जितने मतलब थोड़ी सी इंतजार की जरूरत है इस पे, कॉशियस मूव की जरूरत है। यानी सर अभी इसमें पैसा नहीं डालना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो लोगों की रडार पर हैं हमारे पास एफएमसीजी सेक्टर से। इन्फ्लेशन इकलौती वजह है जो ये सेक्टर प्रेशर में है इस समय? इन्फ्लेशन सबसे बड़ी मेजर कारण है ये। इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं सर इस सेक्टर को ध्यान में रखना है अगर, तो हम किन फैक्टर्स को अभी देखें? देखिए, रूरल कंजम्पशन को देखा जा सकता है, जिसकी ये पॉजिटिव साइड होगी कि इस रूरल कंजम्पशन बढ़ी है, ये पॉजिटिव है, राइट। और कुछ टॉप टियर जो एंटिटीज हैं उस पे हम लोग नजर रख सकते हैं। बट मार्जिन्स जो है, बट मार्जिन्स इसमें सेंसिटिव है ओके, हायर कमोडिटी प्राइसेस के लिए। सर आपने डिफेंस का भी जिक्र किया था, सबसे पहला सेक्टर जो आपने कहा कि मेरा पसंदीदा सेक्टर इस समय डिफेंस लग रहा है। सिर्फ ये वॉर जब तक चल रही है तब तक डिफेंस रहेगा जो है रडार पर? क्योंकि हमने पिछले बहुत समय से ये देखा कि एक समय तो था डिफेंस ने लगातार निवेशकों को रिटर्न कमा करके दिए थे। ये वो फेज था जब बाजार में कई निवेशक आए और सबसे पहले डिफेंस के ऊपर बेट लगाई, लेकिन लंबे समय से डिफेंस प्रेशर में दिखाई दे रहा है। लॉन्ग टर्म बेट्स लगाएं डिफेंस के ऊपर। सिर्फ वॉर सीजन तक चलेगा डिफेंस या उसके आगे भी? नहीं, ये वॉर तो एक रीजन हो गया, बट ये मैं बताना चाहूंगा कि कम से कम 5 और रीजन है जिसके चलते ये आगे बढ़ेगी, राइट। हाँ, पॉइंट नंबर 1 हो गया वॉर। सेकेंड हो गया कंटिन्यूड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। आप अगर लास्ट 10 साल के देखें तो हर साल गवर्नमेंट स्पेंडिंग इस पे बढ़ते जा रही है। पॉइंट नंबर 1, अगर डेवलप्ड इकोनॉमी में आप देखें, मोटा मोटा 3.5-4% से ज़्यादा की जीडीपी की इन्वेस्टमेंट्स हर साल की डेवलप्ड इकोनॉमी में होती है। वहाँ हमारे यहाँ राइट 0.2-0.3 0.5% से ज़्यादा नहीं होती थी पहले, जो कि दिखाई दे रहा है, बढ़त दिखाई दे रहा है। तो 1 इज वॉरफेयर, सेकेंड इज दैट गवर्नमेंट स्पेंडिंग, थर्ड इज दैट इंडियनाइजेशन। ये बहुत हाँ, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि हम इंडियनाइजेशन कर रहे हैं। और ये तीसरी हो गई, और चौथी है कि हमारी एक्सपोर्ट की बुक अगर आप देखें तो वो बढ़ी है, एक्सपोर्ट ग्रोथ है, और रोबस्ट पाइपलाइन है अभी लॉन्ग टर्म अर्निंग की इस सेक्टर पे। जी सर, एक्सपोर्ट ग्रोथ है, हमें ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं, लेकिन क्या उन ऑर्डर्स को हम फुलफिल कर पा रहे हैं ये भी तो देखते हैं निवेशक। हमें ऑर्डर्स लगातार मिलते जा रहे हैं, लेकिन क्या कंपनीज की ऑर्डर बुक ही सिर्फ बढ़ रही है या फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसकी मैन्युफैक्चरिंग और वो एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं? ये कैसे देखेंगे कि हम किस कंपनी पे बेट लगाएं, किस तरीके से लगाएं? क्योंकि डिफेंस एक बहुत ऐसा सेक्टर है, मैं ये कहूंगी बहुत धीरे चलता है, निवेशकों को
रिटर्न बहुत देर में देता है, पर जब देता है तो उनकी जो पोर्टफोलियो है उसके सारे नुकसान एक तरीके से हमने देखा है कि वो वाइप ऑफ कर देता है। तो अभी इसको चुनना है अगर किसी कंपनी को तो स्ट्रैटेजी क्या रखे? हाँ, देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही है कि ये थोड़े टाइम कंज्यूमिंग है इन टर्म्स ऑफ द रिटर्न। ये हमारे भारतीय बाजार में हम लोगों ने यही देखा है, बट दुनिया में ऐसा नहीं है। बट ये अभी दुनिया की डिफेंस सेक्टर की बाजार जैसी मूव करती है वैसे ही मूव करना शुरू हुआ है हमारे इंडियन बाजार में भी। पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2, इस पे कुछ आपने बहुत ही कम आईपीओ देखा होगा डिफेंस सेक्टर में, बट डिफेंस सेक्टर में आईपीओज आ रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत जल्दी एक आईपीओ आने वाली है। और ये भी मैं बताना चाहता हूँ, ये डिफेंस प्रिसीशन एंड ऑटोमोबाइल प्रिसीशन लाइक मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, रेंज रोवर, लैंड रोवर, इन लोगों की प्रिसीशंस बनाते हैं इंडिया में। बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, बट बहुत ही अच्छी होने वाली है। सो डिफेंस में ये क्या होगा, एक सिलसिला बन जाएगा कि अच्छे एंटिटीज में इन्वेस्टमेंट्स की, जो कि कॉशियस मूव लेते थे लोग, इस पे रिटर्न काफी अच्छा रहेगा इन नियर फ्यूचर। ओके सर, एक लास्ट सेक्टर जो क्रूड के कारण काफी इस समय डिस्कशन का पॉइंट बनता है वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ओएमसीज। क्रूड तो तेजी से ऊपर जा रहा है, लेकिन हमने लास्ट टाइम देखा था कि जब मिडिल ईस्ट टेंशन शुरू हुई थी तब क्रूड तेजी से भाग रहा था, लेकिन ओएमसीज पर प्रेशर था। इस समय आउटलुक कैसा दिखाई दे रहा है ओएमसीज का? सही समय बेट लगाने के लिए या दूरी बना के रखें? थोड़ी सी बना के रखें। हाँ, थोड़ी इस वक्त, हाँ इस वक्त थोड़ी मैं न्यूट्रल या तो नेगेटिव ही बोलूंगा मैं इस वक्त। ओके और न्यूट्रल या नेगेटिव होने के पीछे की कोई खास वजह है सर? सिर्फ क्रूड ही एक पॉइंट है या कुछ और फैक्टर्स भी? मेजर एलिवेटेड क्रूड प्राइस ही मेजरली है सर। हाँ। तो इस प्रेशर बन जाता है मार्केटिंग कंपनीज में मार्जिन बनाने की। तो मार्जिन बनाने की जो जगह है वो नहीं मिल पाएगी। वो अगर नहीं मिल पाएगी तो रिटर्न जनरेट नहीं करेगी। तो नेचुरली इन्वेस्टर्स को वो जो टारगेट और एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो अचीव नहीं होगी इस वक्त। ओके यानी कि क्रूड प्रेशर अभी ओएमसीज पर भी बना रहा है। सर चलते चलते एक आखिरी सवाल, हमारे इन्वेस्टर्स इस समय थोड़े से ज्यादा चिंतित हैं क्योंकि बाजार रिकवरी फेज में आया था, थोड़ा रिलैक्स होना शुरू किया था हम लोगों ने, लेकिन एक बार फिर से जब बाजार गिरता हुआ दिखाई देता है, वो अपने लेवल सस्टेन नहीं कर पाता है, तो पैनिक क्रिएट हो जाता है कि कहीं ये डीप करेक्शन में ना चला जाए। ऐसे में स्ट्रैटेजाइज कैसे करना है अपने पोर्टफोलियो को, किस तरफ लेकर के जाना है, अलोकेशन कैसे करना है पोर्टफोलियो का, स्ट्रैटेजी क्या होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज कुल मिलाकर के आप अगर एग्जाम और इम्तिहान देते हैं तो उसे अचीव करने की एक टारगेट रहती है। तो दैट ऑब्जेक्टिव हैज टू बी मेट अप, वो ऑब्जेक्टिव अचीव होना चाहिए। तो इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें अब आ रही हैं उभर के। देखिए 50% तो मोटा मोटा अगर एलोकेशन की बात करें तो कोर इक्विटीज में जाना चाहिए, राइट। हाँ, 15 से 20% का फिक्स्ड इनकम में जाना चाहिए, राइट। हाँ, 10 से 15% गोल्ड में जाना चाहिए जी। हाँ। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात मैं कहूँगा, मैं मुझे पता नहीं है बट ये इसमें मैं बहुत ही बुलिश हूँ। जो मैं 25 साल पहले बोलता था, इनफैक्ट जब हमने अपनी कैरियर स्टार्ट की थी उस वक्त हम लोग देखते थे हमें म्यूचुअल फंड कैसे शुरू होगा, कैसे निवेश होगी, वो बातें करते थे हम। जिस टाइम 4-5 म्यूचुअल फंड एंटिटीज होते थे, राइट। तो मैं अभी बताना चाहूंगा कि ऑल्टरनेट एसेट क्लास में, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में 10 से 15% की इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। वो आपको बैलेंस कर देगा। यस, ओके 10 से 15%, ये थोड़ा जी, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्टर। अच्छा सर, अब आपने गोल्ड का नाम लिया ही है तो मैं पूछ लेती हूँ, क्योंकि गोल्ड जिस तरीके के रिटर्न्स दे रहा है, गोल्ड एंड सिल्वर, इक्विटीज या गोल्ड एंड सिल्वर, आपकी पर्सनल प्रेफरेंस? मैं खुद जो मैं बैलेंस करता हूँ, मैं दोनों में डालता हूँ। कितना परसेंट सर? पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं? हाँ, सो आई एम लिटिल 5% मोर मैं गोल्ड पे खेलता हूँ पर्सनली। दिस इज नॉट माई, बिकॉज देखिए सबकी रिस्क एपेटाइट अलग अलग होती है, सबकी रिस्क प्रोफाइलिंग अलग अलग होती है, और सबकी टारगेट रिटर्न की बेंचमार्क अलग होती है। बट आपने पूछा तो मैंने जवाब दिया। बट हाँ, स्टिल आई शुड से निवेशकों के लिए 50% कोर एक्विटीज, 10 to 15% गोल्ड,
10 to 15% फिक्स्ड इनकम, जी 10 से 15%, 10% ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट इक्विटी स्पेस पे, राइट, प्री आईपीओ पे, और जी कुछ आप 10% के मुताबिक आप कैश रखें ताकि आप किसी भी टाइम प्ले कर सकें। चलिए, इस तरीके से अगर हम अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं तो मुझे लगता है कि सर की ये जो एडवाइस है वो कहीं ना कहीं बैलेंस आउट करने में आपको बहुत हेल्प करेगी अपने पोर्टफोलियो को इस तरीके की रिस्क सिचुएशन में। थैंक यू सो मच सर, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। कई सेक्टर्स पर आपसे बातचीत की है और खास तौर से ये जो पोर्टफोलियो को आपने स्ट्रैटेजाइज करने का जो तरीका बताया है वो काफी बेनिफिशियल होगा हमारे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।